नमस्कार। D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैसे तो रामायण हर घर में मिलती है। इस पावन ग्रंथ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। रामायण में कई चीज़ों का ऐसा उल्लेख मिलता है जो आज भी विद्यमान है, जैसे कि हम भारत के कुछ शहरों के नाम कहें या विदेश के शहरों के नाम कहें तो भी उसका उल्लेख रामायण में मिलता है, जो कि आज भी मौजूद हैं। जी मैम, बिल्कुल सही। यूं कहें कि अगर भारत और श्रीलंका के जो शहर आपने कहे वो बिल्कुल सही हैं, आज भी विद्यमान हैं। श्रीलंका में तो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है। आज से हजारों साल पहले भगवान विष्णु के अवतार ने जब श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो उसके बाद राम सेतु जो भारत से श्रीलंका तक पहुंचता है, उसके भी काफ़ी बड़ी संख्या में अंश आज मौजूद हैं। रामायण में अगर बात करें तो भगवान राम, श्री राम के अलावा माता सीता, श्री लक्ष्मण, भक्त हनुमान जी के अलावा रामायण अधूरी मानी जाती है जब तक रावण का नाम उसमें सम्मिलित ना हो, क्योंकि राम के अलावा रावण का नाम तुरंत साथ में ही जुड़ जाता है। राम हो या रावण, दोनों एक दूसरे के पूरक ही माने जाते हैं, ऐसा लगता है। परंतु आज हम रामायण पर कुछ चर्चा नहीं कर रहे, कुछ अलग चर्चा करने आए हैं। या ये कहें कि रावण जो भगवान शिव के परम भक्त थे, वो भारत के दामाद थे। बिल्कुल सही कहा आपने। रावण जो हैं वो भारत के दामाद थे, और यही नहीं, रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उनके 2 विवाह भी हुए थे। जी बिल्कुल। और सबसे खास बात यह भी है कि रजवाड़ों के शहर या रजवाड़ों का राज्य जो आज राजस्थान के नाम से विख्यात है, मंदोदरी वहीं की कन्या थी, और उन्हीं के नाम से, मंदोदरी के नाम से ही मंडौर शहर आज भी विद्यमान है। जो सबसे खास बात यह है कि इतने शहरों के अलावा बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण भारत के ही नहीं, राजस्थान के दामाद थे और मंदोदरी की उनके साथ शादी हुई थी। शाही जी, यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि राजस्थान के शहर जोधपुर में है मंडोर, जहाँ के रावण दामाद हैं। आप कह सकते हैं कि रावण भारत के दामाद हैं। मंदोदरी मायासुर की बेटी थी। उनको 5 कन्याओं में से एक, मायासुर की जो बेटी थी वो मंदोदरी थी, और 5 कन्याओं में उनका स्थान सबसे अहम था। वो अपने पिता की किसी भी बात को नहीं टालती थी। ये बिल्कुल सही है मैम। मंदोदरी का जन्म हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। यानी कि जो मायासुर थे बहुत विद्वान थे, या यूं कहें कि वह जैसे भगवान विश्वकर्मा भवनों के ज्ञाता थे, भवन निर्माण के उनको देवता कहा जाता था, वैसे ही मायासुर भी भवन निर्माण में बहुत निपुण थे। आपको ये बता दें कि मायासुर ने ही श्रीलंका का निर्माण किया था, सोने की लंका का, जो उन्होंने अपने रावण को दामाद बनने के बाद एक भेंट स्वरूप उनको प्रदान किया था कि सोने की लंका जो बिल्कुल विचित्र थी लोगों के लिए भी और समूचे विश्व के लिए भी, कि सोने के भवन में भी कोई रह सकता है। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्रों का नाम प्रमुख रूप से शामिल होता है, जिसमें मेघनाद, अतिकाय और अक्षय कुमार। परंतु कहीं कहीं महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम वीर को भी इनके पुत्र के रूप में जानकारी प्रदान होती है। अब ये 4 जो अन्य पुत्र हैं वे परम भक्त रावण के पुत्रों में ही शामिल थे, परंतु मेन नाम उनके मुख्य रूप से जो नाम है वो है मेघनाद, अतिकाय और अक्षय कुमार। राजस्थान के मंडोर में, मतलब कि मंडोर रेलवे स्टेशन के पास में एक पहाड़ी है वापिका नाम की। उस पहाड़ी पर श्री गणेश और अन्य देवी देवताओं के मंदिर स्थित है। वहीं पर अग्निकुंड भी है, जहां पर रावण और मंदोदरी का विवाह संपन्न हुआ था। जी बिल्कुल। मंदोदरी को चिर कुमारी के नाम से भी पहचाना जाता है। उनका नाम ये मंदोदरी के अलावा भी है। मैम ने अभी बताया कि वहाँ पर
आज भी अग्निकुंड यानी कि हवन कुंड आज भी विद्यमान है, जहां पर भगवान भोलेनाथ के परम भक्त रावण और मंदोदरी के दोनों एक दूसरे के परिणय सूत्र में बंधे थे। और यह भी बताया जाता है कि लंकापति रावण की मृत्यु के बाद लंकापति रावण के जो वंशज थे वह भी मंदोर में ही आकर बस गए थे, क्योंकि उनको ये पता था कि हमारी मालकिन मंदोदरी जो मंडोदरी है असल में, परंतु नाम थोड़ा सा बिगड़कर उसको मंदोदरी कहने लगा। मंडोर से ही मंदोदरी का नाम का उच्चारण हुआ, तो वहीं पर आकर वो बस गए थे। बिल्कुल ठीक कहा शाही जी आपने। मंदोदरी जोधपुर में मंडोर में स्थित किले में वो रहते थे। आज तो वो किला लगभग खंडर हो चुका है, मगर वो किले के अवशेष वहाँ आज भी मौजूद हैं। कहा यह भी जाता है कि मंदोदरी अपने पिता की कोई बात ऐसी नहीं होती थी जो मना कर दे। जब उनके पिता ने मंदोदरी के सामने रावण से शादी का प्रस्ताव रखा तो पहले मंदोदरी मना करने वाली थी, मगर पिता की बात को ना टालते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया रावण से विवाह करना। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ मैं और भी सम्मिलित करना चाहता हूं मैम, कि जब पहली बार राजस्थान में रावण पहुंचे थे तो उन्होंने मायासुर से मुलाकात की थी और वहीं पर उन्होंने मंदोदरी को पहली बार देखा था। और पहली ही नज़र में उनको मंदोदरी जो बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि हेमा नामक अप्सरा से उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो अप्सरा समान ही थी। इसीलिए उन्होंने मायासुर के साथ मंदोदरी की शादी का प्रस्ताव भी रखा था, क्योंकि रावण एक परम प्रक्रमी, वेदों के ज्ञाता और महान पंडित के रूप में भी उनकी पहचान है। आपको ये भी ज्ञात होगा क्योंकि जब श्री राम ने श्रीलंका पर हमला करने का फैसला किया था, तब उन्होंने रावण को ही बतौर पंडित अपना नियुक्त किया था और रावण ने ही उनकी पूजा अर्चना करवाने में अपना योगदान दिया था। और श्री राम ने रावण के ही चरण छूकर विजय का आशीर्वाद मांगा था, और कहते जब हम किसी के चरणों में झुकते हैं तो आपको विजय का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हो जाता है। मंदोदरी के पिता मायासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा माना जाता है। उन्होंने इतना कुछ निर्माण करा, जैसे कि लंका का भी निर्माण उन्हीं के द्वारा हुआ था, अभी शाही जी ने बताया। तो इस तरीके के वो करते ही रहते थे, तो इसी वजह से उनको उनका विश्वकर्मा कहा जाता था। इसमें एक चीज़ और भी मैम आपके साथ में जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि मंदोदरी अपने पति के प्रति समस्त अर्पित करने वाली एक महिला थी। वैसे तो भारतीय नारी सभी ही अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं, परंतु उस समय में, उस कार्यकाल में मंदोदरी ने अपने पति की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनके मनोरंजन के लिए शतरंज खेल का भी निर्माण किया था। शतरंज खेल, जिसको आज हम इंग्लिश में चेस कह देते हैं, वह भी आज भी उसी तरह से प्रचलित है। इसमें मैं एक छोटी सी जानकारी और भी बता देना चाहता हूँ। महाभारत काल में घटोत्कच और भीम, जो घटोत्कच वो महाबली भीम के पुत्र थे, वह भी चेस खेला करते थे और उनके चेस के अवशेष आज भी हमारे भारत के एक राज्य में मौजूद हैं। और वो जो चेस की गोटियां थी, यानी कि शतरंज की गोटियां, वो 5 से 6 फुट की बताई जाती हैं और देखने वाले आज भी हैरान हैं वो चौसरव्यू कैसे खेलते थे इस शतरंज को, क्योंकि महाबली भीम एक महाकाय इंसान थे और घटोत्कच हिडंबा के पुत्र थे, इसलिए आसानी से माना जा सकता है कि दोनों ही किस कद काठी के होंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि त्रेता युग के बाद, रामायण के बाद महाभारत काल में भी शतरंज हमारी उतनी ही प्रचलित थी जो मंदोदरी ने खेल की रचना करने के समय की थी। और तो और वो सारे अवशेष अभी भी बाकी हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिनको देख के पता चलता है कि उस समय में क्या और कैसे हुआ करता था। रावण के वध के बाद कहा जाता है कि मंदोदरी ने दूसरा विवाह कर लिया था। रावण के वध होने के बाद में श्री राम ने सारा राजपाट विभीषण को सौंप दिया था। विभीषण को सौंपने के बाद उन्होंने मंदोदरी से कहा कि वो विभीषण से विवाह कर ले, परंतु मंदोदरी ऐसा नहीं चाहती थी। उन्होंने काफ़ी समय के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कुछ दिनों बाद जब वो बाहर आईं तो उन्होंने विभीषण के साथ
शादी का प्रस्ताव मान लिया। और ये भी कहा जाता है कि भी शादी के बाद यानी कि दूसरे विवाह के बाद मंदोदरी ने श्रीलंका के विकास में बहुत अहम योगदान दिया और उसके विकास को प्रफुल्लित करने में आज भी वो योगदान हमें दिखाई देता है। या यूं कहें कि रावण के वध के बाद भारत और श्रीलंका के संबंध पहले की तरह ही घनिष्ठ हो गए थे, जो उनको विकास में आज भी हमें साथ में है, क्योंकि श्रीलंका का नाम आज भी वहीं पर है और अवशेषों का मिलना इस बात को प्रमाणित करता है कि वहाँ पर श्रीलंका और श्री रामायण में जो घटनाएं रचित हैं वो बिल्कुल सही और सत्य थी। अगली बार आप जब कभी राजस्थान घूमने जाएं और जोधपुर घूमें तो मंडोर जरूर जाके आइएगा। वहाँ पे आपको अवशेष जरूर दिखाई देंगे। वहाँ पर आपको जाने पर पता चलेगा कि कहाँ पर रावण का ससुराल था और कहाँ पर वो अग्निकुंड, जहाँ पर रावण का विधि विधान से शादी हुई थी मंदोदरी के साथ में, वो भी दिखाई देगा आपको। इसलिए राजस्थान जाएं तो जोधपुर जाना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। मुझे वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। इस तरह के रोचक प्रसंग हम, क्योंकि धर्म, धरोहर, संस्कृति यही हमारे प्रोग्राम का नाम है, हम इसी को पूर्ण करने में अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं। आप भी इसी तरह के रोचक प्रसंग हम आपके सामने पेश करने की कोशिश जारी रखेंगे। यदि आप भी किसी तरह की कोई जानकारी या किसी प्रसंग के बारे में कुछ जानने के इच्छुक हैं तो हमें ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे चैनल के माध्यम से नीचे SMS के थ्रू हमें जानकारी प्रदान करिए, ताकि हम आपकी भावनाओं की कदर करते हुए उन प्रसंगों को पेश करने की कोशिश करें। इसी तरह के रोचक प्रसंगों के बाबत हम फिर आपके समक्ष पेश होते रहेंगे। मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।